गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था आर्टिकल। आर्टिकल में जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोग बात कर रहे थे नेम ऑफ पोस्ट से रिलेटेड। नेम ऑफ पोस्ट, आपने इसमें एक कॉन्सेप्ट देखा था कि किसी भी सेंटेंस में अगर पद का नाम आता है तो पद के नाम से पहले हम लोग द लगाते हैं जनरली। It means if any types of a statement name of post is available, you will have to write before this word the. But you will have to determine that name of post is undertaken the multiple word. It means it is not a point of short form. If short form is available, you should not write the. In that case, only a or an is used before that name of post. बात आपकी समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये पुरानी बात थी, बस मैंने अंग्रेजी में बोल दिया। बात क्या थी आपको पता है? जब पद का नाम रहता है ना तो हम लोग द लगाते हैं, लेकिन पद का नाम अगर शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, जैसे IAS है, अब हम यहाँ पर द नहीं लिखेंगे तो इसको बोलते हैं एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ नेम ऑफ पोस्ट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर मैंने आपको बताया था अंग्रेजी का अखबार कभी पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है तो द प्राइम मिनिस्टर लिखा रहता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आगे नरेंद्र मोदी है तो हम द नहीं लगाएंगे। तो आपको मैंने बता भी दिया था, समझा भी दिया था कि पद के नाम के साथ साथ अगर व्यक्ति का भी नाम आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज़ आमतौर पर नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। आज मैं उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, किताब में तो बस इतना सा लिखा है कि पद के नाम से पहले द लगाओ और दूसरे रूल पर आ जाते हैं, लेकिन नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सारे एक्सेप्शंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक बात बताइए, एक व्यक्ति दो दो पद पे रहता है कि नहीं रहता है? एक व्यक्ति दो पद पे हो सकता है। अब आप क्या करेंगे देखिएगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल, ध्यान देना मैंने क्या लिखा, द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, और यहां पर लिख दिया मैंने, मान लो नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देता हूं वाज, और यहां कर दिया खाली जगह। एक क्वेश्चन तो आप ये देख लो, और दूसरा फिल इन द ब्लैंक प्रिंसिपल एंड फिल इन द ब्लैंक चेयरमैन, और यहां पर लिख दूं मैं वर। अब देखना स्टूडेंट्स, अगर दो पद का नाम या दो पद एंड से जुड़े हुए हैं और किसी एक से पहले अगर द लगा रहेगा ना, तो आप समझ जाना कि व्यक्ति एक ही है, बस वही दो अलग अलग पोस्ट पर है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसने कॉलेज खोल लिया तो उस कॉलेज का वो क्या हो गया, डायरेक्टर हो गया। और चूंकि व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है तो वो खुद ही प्रिंसिपल भी बन गया। इसका मतलब व्यक्ति तो एक ही है, वो क्या क्या है, वो डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है। तो मैं तो सिर्फ आपको इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दो पद का नाम एंड से जुड़ जाए और किसी एक से पहले द लग रहा है, तब आप समझ जाना कि वो व्यक्ति एक ही है। अब आपके पास तो एकदम क्लियर है, क्या क्लियर है, यहाँ वाज लग रहा है। वाज का मतलब सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर के साथ आता है, एक के साथ आता है, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक से पहले ही द लगाएंगे। यहाँ पर वर आ गया तो वर मतलब दो व्यक्ति अलग अलग हो गए, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों से पहले द लगा देंगे। तो मैं मानकर चलता हूँ कि सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया। क्या सीख लिया कि अगर दो व्यक्ति माने दो पद एंड से जुड़ रहा है और किसी एक से पहले द लग रहा है तो आप समझ जाओ कि व्यक्ति एक ही है, और दोनों से पहले अगर द लग रहा है तो आप समझ जाओ कि वो व्यक्ति अलग अलग हैं, वो व्यक्ति प्लूरल फॉर्म्स में रहेगा। ये एकदम सिंपल बात है, आप आराम से सीख जाएंगे, घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइए, नेम ऑफ पोस्ट की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? गुड। अब मैं नेक्स्ट क्लास में पता है क्या करूंगा, आर्टिकल के 40 क्वेश्चंस दे दूंगा आप लोगों को, और सब क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखा रहेगा ये SSC में किस एग्जाम में आया। एक बार अपन पढ़ लेते, पहले भी क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा, मान लो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, फिर आप घबरा जाएंगे कि आंसर कैसे होगा। एक दो दिन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड में क्वेश्चन दूंगा। तो नेम ऑफ पोस्ट की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अगर दिक्कत आ रही है तो आप बोल दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात कर लें। दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, देखिए कितना अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। दूसरा कॉन्सेप्ट नेम ऑफ मतलब सुपरलेटिव डिग्री का क्या है, मतलब आर्टिकल का क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। जरा समझिएगा कितना सिंपल बात है, सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान देना सब लोग।
अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है आपको पता है? अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आता है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग द का यूज करेंगे. द इज यूज्ड एज आर्टिकल इफ इन सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री इज अवेलेबल. बट मैटर इज इट हाउ कैन यू know या how will you identify this word is superlative degree? Then mainly two identification is available for superlative degree. Is first, any adjective as a suffix form is used est or prefix form is used most, that is known as superlative degree. कुल मिलाकर बात मैं ये कह रहा था कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर आपको est मिलेगा या किसी भी वर्ड के शुरू में अगर आपको most मिलेगा, तो हम लोग इसको क्या कह लेंगे? सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जान लेंगे. और हाँ, तब सुपरलेटिव डिग्री जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो इससे पहले आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? द का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया बिगेस्ट, इट मीन्स एस्ट, तो यहाँ पर द बिगेस्ट. जैसे हमने लिख दिया मोस्ट वंडरफुल, तो मोस्ट इज अवेलेबल, सो इट इज सुपरलेटिव डिग्री एंड द इज यूज्ड बिफोर दिस सुपरलेटिव डिग्री. बात समझ में आ गया? क्या आ गया आपके समझ में कि अगर सुपरलेटिव डिग्री होगा तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करेंगे. बट अब पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए भी सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिया कि वर्ड के अंत में क्या आना चाहिए? est, या वर्ड के शुरू में क्या आना चाहिए? मोस्ट. तो ये दोनों में से कोई भी अगर एक वर्ड आएगा तो इसी को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे. मैं बोल तो वर्ड रहा हूँ, लिख एडजेक्टिव दिया, तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि दरअसल ये बात क्या है. तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है डिग्री. डिग्री का मतलब पता है क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है तुलना करना. ये कंपैरिजन है, ये एडजेक्टिव है, अपने आप में विशेषता बताने वाली टर्मोलॉजी है. इस टाइप के जो भी आइडेंटिफिकेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, आप बड़ी आराम से समझ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो एडजेक्टिव पहचान जाएंगे सब लोग. कितना सिंपल है, बहुत आसान है ना. चलिए, ये तो जनरल बात बताया मैंने. अब इसके एक्सेप्शन देखिए जो सरकारी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखना कितना सिंपल बात पूछता हूँ. जरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि स्टेटमेंट क्या है. जैसे मैंने लिखा कि यू आर, मैं, फिल इन द ब्लैंक बेस्ट फ्रेंड. आपका दोस्त आपसे पूछता है कि आपने सुपरलेटिव डिग्री अगर पढ़ लिया तो बताइए ये जो सुपरलेटिव डिग्री का स्टेटमेंट है, इस सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग आर्टिकल क्या लगाएंगे? तो जनरली दैट स्टूडेंट हु डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, दैट स्टूडेंट इजीली स्पीक हियर द इज यूज्ड. बट इफ यू write here the, it's undertaken wrong because it is superlative degree. But before superlative degree here the is not used because here my is available and my is possessive adjective. My is possessive adjective. कुल मिलाकर बात क्या हुआ? कुल मिलाकर बात ये हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी सेंटेंस में आता है ना, तो उससे पहले बेटा द तो लगाते हैं. लेकिन एक नज़र आप ये भी देख लेना कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या है. अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव एडजेक्टिव होगा, मतलब माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहा है तो यू शुड नॉट यूज एनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. तब आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है. बात आप खुद ही देखो ना. आप कभी ऐसे दोस्त को बोलते हो क्या यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड? नहीं बोलते. आप सीधे बोलते यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. तो द इज नॉट relevant article in this question, so you know easily for this type of question. चलिए, तो सुपरलेटिव डिग्री का एक्सेप्शन सबके समझ में आ ही गया. क्या आ गया? तो अगर बीच बीच में मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, अगर आप घबरा रहे हैं उस बात से, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं. अंग्रेजी की क्लास अंग्रेजी में हो तो मज़े वाली बात है ना. चलिए, तो बात आप समझ गए. क्या समझ गए? कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो द नहीं आएगा. अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और इस क्वेश्चन का जवाब जो सही देंगे तो अच्छे विद्यार्थी होंगे, और तो यहाँ तो प्राइज दे भी नहीं सकता, तुम हो भी नहीं. देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. टेक इट एंड रिप्लाई दिस क्वेश्चन क्विकली. क्वेश्चन इज इट, यू आर फिल इन द ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट. हाँ, फटाफट जवाब दीजिए. इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसमें क्या भरें? आर्टिकल क्या आएगा?
अभी अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही मोस्ट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता क्या है, द। तो बहुत सारे स्टूडेंट इजीली यहाँ पर द बोल देंगे, बट द क्या है यहाँ पर, गलत नहीं है, द भी सही है। अब सुनो मैंने क्या बताया, देखो अगर आपको EST वाले एडजेक्टिव मिले ना सुपरलेटिव डिग्री, तब तो आप पक्का सिर्फ क्या लगाना, द लगाना निश्चित रूप से। लेकिन अगर मोस्ट वाले वर्ड मिलता है ना, तो उससे पहले द भी होता है और उससे पहले ए भी होता है। मतलब ये हुआ कि इफ सुपरलेटिव डिग्री इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट, बिफोर दिस वर्ड यू विल हैव टू राइट एज आर्टिकल ए और द बोथ आर्टिकल इज राइट हियर। ये दोनों के दोनों यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ आर्टिकल यूज्ड हियर। लेकिन जैसे आप यहां पर आर्टिकल लगाएंगे ना, तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। मतलब अलग क्या होगा, जरा देखिए ना। मतलब अलग ये होगा कि हमने लिख दिया यहां पर ए मोस्ट, तो ए मोस्ट का मतलब होता है बहुत। और अगर आपने लिख दिया द मोस्ट, तो द मोस्ट का मतलब होता है सबसे। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ, कुल मिलाकर बात ये हुआ कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट का मतलब हुआ कि आप ना सबसे तेज विद्यार्थी हैं। लेकिन यू आर ए मोस्ट इंटेलिजेंट का मतलब हुआ कि आप बहुत तेज विद्यार्थी हैं। तो इसका मतलब सबसे और इसका मतलब बहुत। अब बताइए कोई डाउट है किसी को? तो मोस्ट से पहले ए भी लग सकता है और मोस्ट से पहले द भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को SSC ने 2016 के एग्जाम में थोड़ा सा बदल कर पूछा था। पूछा क्या था, देखिएगा। क्वेश्चन इज इट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सच, यू आर fill in the blank most intelligent student of this college. Generally a student know superlative degree is the most intelligent, then before this word the is used और a is used also. बहुत सारे विद्यार्थी ने क्या किया, द मोस्ट समझकर यहाँ पर ए भी सही कर गया और यहाँ पर क्या कर गया, द भी सही कर गया। लेकिन ध्यान रखिए, अगर सिर्फ सेंटेंस यहीं तक होता, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तब तो आप दोनों लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, ऑफ दिस कॉलेज। अब हमने क्लियर कर दिया, इसमें क्या क्लियर कर दिया कि आप ना तेज विद्यार्थी तो हैं, लेकिन कहाँ के, इस कॉलेज के। इट मीन्स दिस वर्ड इज स्पेसिफिक। ये आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो जैसे ही आप स्पेसिफाई कर देंगे ना, तो इन सेंस ऑफ स्पेसिफिक ओनली द इज यूज्ड बिकॉज डेफिनेट सेंस इज अवेलेबल फॉर एनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। जैसे आप बातचीत में नहीं बोलते कभी कि कालिदास विलियम शेक्सपियर हैं, थे, तो कालिदास विलियम शेक्सपियर तो बन नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, आपने उनका कंपैरिजन कर दिया, उपमा दे दिया। जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपका एक दोस्त है, वो आपकी समय समय पर क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है, तो आप उनको क्या कहते हो कि तुम तो मेरे भगवान हो। अब आपका दोस्त भगवान थोड़ी ना हुआ, आपने उनको उपमा दे दिया। तो जो लोग उपमा नहीं समझ पा रहे, वो तो सिर्फ इतना समझिए कि जैसे ही ऑफ अवेलेबल हो जाएगा, तो ऑफ आते ही हमको एक काम करना है, और वो काम क्या है, आपको द लगाना है बस। जैसे देखो यहां पर हमने क्या कर दिया, यू आर फिल इन द ब्लैंक सचिन ऑफ दिस मैच। अब ऑफ दिस मैच आया ना, अब यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्लियर कर दिया कि आप इस मैच के क्या है, सचिन है। तो मैं समझ जाऊं कि आप लोगों के समझ में सुपरलेटिव डिग्री के बारे में डिटेल आ गया। इनको एक बार नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। टेक योर टाइम। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। तो आपने अब तक आर्टिकल के सिर्फ दो रूल समझे, एक तो नेम ऑफ पोस्ट और एक सुपरलेटिव डिग्री। और आप देखो किताब में बस इतना सा लिखा रहता है कि पद के नाम से पहले द लगा दो, पेपर में आता ही नहीं। तो आपको पढ़ना तो है, बट विद एक्सेप्शनल इफ यू डोंट स्टडी यू कांट सेलेक्ट एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। सो इफ यू वांट टू सेलेक्ट इन एनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब, you will have to study with the exceptional part of English or any terminology.
बात आपके समझ में आ गया। अपवाद को पढ़िए, मेरा कहने का मतलब ये था। ऐसे नहीं कि अंग्रेजी में बोलने लगे तो तुम वीडियो को वहीं रोक दो, देखना पूरा सुनो, तभी तो सीखोगे। एक तरफ तुम अंग्रेजी सीखना चाहते, दूसरी तरफ अंग्रेजी सुनना नहीं चाहते, कैसे होगा इम्प्रूव? अंग्रेजी से अंग्रेजी सीखो। बहुत जल्दी मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही वीडियोज बनाऊंगा, मस्त रहो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉन एज कंपैरेटिव डिग्री। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इससे इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं अंग्रेजी में। देखो, जैसे सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री आएगा ना, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इफ एनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कंपैरेटिव डिग्री इज अवेलेबल बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, but matter is it how will you identify it is comparative degree. Here two identification of comparative degree is first, adjective is included er, that is known as comparative degree, and more plus adjective is also known as comparative degree. सब लोग समझ रहे होंगे कि अगर एडजेक्टिव के अंत में er आ जाएगा तो हम लोग उसको कंपैरेटिव डिग्री बोल लेंगे, और एडजेक्टिव के शुरू में मोर आ जाएगा तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बोल देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे का मतलब बुरा मत मान जाना, मतलब ऐसे लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते उनको बोलता हूँ मैं कम पढ़े लिखे, वो सिर्फ यहाँ पर ऐसे रट्टा मारेगा। क्या मारेगा? ई आर देख कर कह देगा कंपैरेटिव हो गया। अब इसके साथ बड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होगी? वो टीचर को भी कंपैरेटिव डिग्री बोल देता है। क्यों? उनको इस पर भी ई आर दिख रहा है। बट मैंने क्या कहा कि ई आर से पहले क्या आना चाहिए? बोलो, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो ई आर को हटाओ और ये टीच है, टीच मतलब तो पढ़ाना होता है ना, तो एडजेक्टिव थोड़ी हुआ, ये तो वर्ब हुआ। इसका मतलब ये टीचर व्यक्ति है, ये नाउन नहीं है। बात समझ में आया? मतलब व्यक्ति है, मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, नाउन हुआ। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि अगर एडजेक्टिव के अंत में आपको ई आर दिखाई देगा या एडजेक्टिव के शुरू पे आप मोर दिखाई देगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री की क्या है? पहचान है। बात समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? आ गया। चलिए, कंपैरेटिव डिग्री की बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, आप समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री आता है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग क्या करेंगे? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। मतलब आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। इट मीन्स इफ एनी स्टूडेंट आस्क्स टू यू, यू आर द बेटर स्टूडेंट, it means it's wrong according to grammatical concept, because the is available, so the is not used. In this way you will have to speak you are better student. मतलब यहाँ पर द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब दो ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो एसएससी के एग्जाम में सीधे तौर पर आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में एक जनरल कॉन्सेप्ट को मानकर चलते हैं। इसका एक्सेप्शन देखिए, जो एक्सेप्शनल जो पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शनल पार्ट को जरा देखिएगा। गांधी जी की एक किताब है, उस किताब का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उस किताब में उन्होंने क्या सेंटेंस लिखा था देखना, उन्होंने लिखा था आवर माइंड इज अ रेस्टलेसनेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अब देखो ये कितना सिंपल सेंटेंस लिखा मैंने। अब यहां ये जो सेकेंड सेंटेंस हमने दिया है ना, इस सेकेंड सेंटेंस को कई बार एसएससी ने सीधे तौर पर एरर के फॉर्म में सीजीएल ने पूछा है डायरेक्ट। आप चेक कर लीजिएगा पेपर्स को। इसका मतलब क्या हुआ? आवर माइंड इज अ रेस्टलेसनेस बर्ड, हमारा जो दिमाग है वो बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ज़्यादा इसको ये प्राप्त करता है उतना ही ज़्यादा वो क्या करता है? इच्छा जाहिर करता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, देखिए। अब ये मोर क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि ई आर और मोर वाले को कंपैरेटिव बोलते हैं। और रूल क्या कहा कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल ही नहीं आता। यहाँ पर द आ गया, यहाँ पर भी द आ गया। तो आप एक काम करिएगा, क्या काम करना है देखो। मान लो कोई सेंटेंस आपके पास अवेलेबल है, सपोज दैट इट इज अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, देन सेंटेंस पैटर्न इज इट if comparative degree plus subject plus verb,
सिमिलरली कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर किसी भी सेंटेंस का पैटर्न ऐसा होगा ना, तो इस स्थिति में बिफोर बोथ कंपैरेटिव डिग्री यू विल हैव टू राइट द, बिकॉज इट इज सेंस ऑफ स्पेसिफिक। इसका मतलब हुआ कि ऐसा जो सेंटेंस आएगा, आप तो एक काम करो, क्या काम करो, आप देखो कि सेंटेंस का पैटर्न क्या है। अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए, सी डी, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, कोई भी आ सकता है, ई आर मोड वाला, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब आप ये मत सोचना कि यही सी डी और वर्ब की बात यहाँ कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये जो दूसरे सेंटेंस है वो चेंजेज हो सकता है। जैसे अब देखो, यहाँ पर सी डी, मोर सी डी, सब्जेक्ट इट सब्जेक्ट, वर्ब इट वर्ब, ठीक है। फिर यहाँ पर सी डी, सब्जेक्ट वर्ब। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल से देख लीजिए, तरह आप शायद जल्दी समझ जाएंगे। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि फिल इन द ब्लैंक मोर राहुल अर्न्स, फिल इन द ब्लैंक मोर सी स्पेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मोर क्या हो गया हमारा कंपैरेटिव, राहुल क्या हो गया सब्जेक्ट, अर्न मतलब कमाना क्या हो गया वर्ब, ये भी कंपैरेटिव, ये भी सब्जेक्ट, और ये भी क्या हो गया वर्ब। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी द लगा देंगे, यहां पर भी द लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, द मोर राहुल अर्न्स, राहुल जितना ज्यादा कमाता है उतना ही वह क्या कर देता है, कर देती है, खर्च कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल के लिए सी क्यों आया, राहुल तो लड़का है, अब लड़का है, कमाता ये है, खर्च कोई और कर देता है। हो सकता है कि ये उसकी पत्नी होगी सी, तो कमाने के पीछे ये लग रहा है और खर्च ये करी जा रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट एरर यहाँ कर देते हैं, क्या एरर कर देते हैं, उनको लगता है कि अरे यार राहुल के लिए सी आ गए तो गलत बात है, बट ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। राहुल कोई और है, कमा ये रहा है, खर्च कोई और कर रही है, करने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में आप समझ गए डिटेल, क्या समझ गए कि इफ कंपैरेटिव डिग्री इज अवेलेबल, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, but if any types of sentence is based on this pattern, you will have to write the before this comparative degree। एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। तो जो पहला जो कॉन्सेप्ट था, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, वो तो जनरल रूल थे, और जनरल रूल पर सरकारी एग्जामिनेशंस में आजकल क्वेश्चन आता नहीं है, तो एक्सेप्शनल ध्यान रखिएगा। ये जो बेस्ड है ना पैटर्न, कम से कम 10-12 बार एसएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आप चेक करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिएगा, अब एक सेंटेंस में लिखता हूं, आप जरा बताइएगा कि कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन कैसे आता है। बहुत सिंपल बात है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखना, एक सेंटेंस एसएससी ने पूछा है कि वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स, one of the two students, Swati is better student। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटेंस हमने यहां पे लिख दिया, कितना सिंपल सेंटेंस है। वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स स्वाति इज बेटर स्टूडेंट। अब जो विद्यार्थी कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा मतलब जिसको रूल नहीं पता, वो एकदम खुश हो जाएगा, क्या सोचेगा कि बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री हुआ। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले तो आर्टिकल आता नहीं है, नहीं आता, अच्छी बात है, यहाँ बेटर से पहले आ भी नहीं रहा है, वो सीधे कह देगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है, एरर लेस है, नो एरर करके आ जाएगा, और अपने आप में वो खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि मेरा सेंटेंस तो राइट है। बट दैट स्टूडेंट अंडरटेक एंड फेल, उसको नंबर ही नहीं मिलना, ये एक्सेप्शनल पार्ट है। सरकारी नौकरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को एकदम गंभीरता से लीजिए। अब इसमें मैं क्या बताने की कोशिश करूं उसको समझिए, देखिएगा जरा। अगर पेपर में ना वन ऑफ द टू आ जाए, ध्यान से सुनना, वन ऑफ द टू आ जाए, या पेपर में वन ऑफ द थ्री आ जाए, ओनली 2-3 की बात कर रहा हूं, आप 2-3 को देखने के बाद 4-5-6 मत समझ लीजिएगा, इट इज नॉट अ पार्ट्स ऑफ काउंटिंग, ओनली 2-3। अब एक काम कर सकते हैं आप बचने के लिए, क्या कर सकते हैं पता है, ये यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो आप इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, मतलब सीधे तौर पर बोल सकते हैं ऑफ द 2 या ऑफ द 3। तो बात क्या हुआ, इफ एनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द 2 ऑफ द 3, अगर ये अवेलेबल होगा ना,
तो हम क्या करेंगे, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे, क्योंकि जब आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं ना तो वो अपने आप में सुपर ही होता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि रमन और सुमन में कौन अच्छा है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो अच्छा होगा वो सुपर ही हुआ वहाँ पर। तो ये दो से रिलेटेड बात होती है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको, अगर सेंटेंस में वन ऑफ द टू, वन ऑफ द थ्री आएगा तो आपको एक बेसिक बात ध्यान रखना है, आप समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। चलिए, कितना सिंपल बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, लास्ट में 4-5 मिनट में आपको एक वर्ड मीनिंग सिखाता हूँ। काफ़ी बच्चे बोलते रहते हैं कि वर्ड्स मीनिंग भी पढ़ाओ, तो साथ के साथ मैं आज 10 मिनट आपको वर्ड मीनिंग सिखा देता हूँ। आप देखो कि वर्ड मीनिंग दरअसल एग्जाम में कैसे आता है। कॉपी किताब बंद कर लो, ध्यान से सुनो, दरअसल वर्ड मीनिंग आता है कि नहीं आता है। आज हम 10 मिनट में इसको देख लेते हैं पहले और फिर आगे बात करेंगे। देखो, एसएससी पहले 2012 से पहले एक टॉपिक देता था जिसका नाम था सिनोनिम्स, बट सिनोनिम्स इज नॉट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन नाउअडेज आफ्टर 2016 और 15। 2015 के बाद पेपर में सिनोनिम्स नाम का शब्द गायब हो गया। अचानक से दो वर्ड आया है पेपर में, दैट इज नोन एज मोस्ट सिमिलर। ऑप्शन में जो आजकल मिलने लगा है शब्द, वो एक तो मोस्ट सिमिलर है और एक वर्ड जो मिलने लगा है वो है बेस्ट एक्सप्रेस। अब समझिएगा इस बात को, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को ही नहीं समझ पाते। ये दरअसल है क्या, सिनोनिम्स में और मोस्ट सिमिलर में अंतर है। वो ये कह रहा है मोस्ट सिमिलर, ये जो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो सब के सब सिमिलर हैं। इट मीन्स यू विल हैव टू टिक एनी वन, योर आंसर इज करेक्ट। आप किसी भी टिक करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं मोस्ट सिमिलर, सबसे ज्यादा बराबरी में कौन है, योर आंसर इज दैट क्वेश्चन। तब आपको चूज करना है। ये बात भी वही है, एक्सप्रेस तो सब कर रहा है, बेस्ट एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है उसमें आपको टिक करना है। जब आप IAS वाईएएस की तैयारी करेंगे तो एक टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें भी यही बात होती है। चारों के चारों ऑप्शन क्लियर सही होता है, आप सबसे ज़्यादा जो सही उस पर टिक करना पड़ेगा। अब आप देखो ये जो मोस्ट सिमिलर क्या है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मोस्ट सिमिलर और बेस्ट एक्सप्रेस है ना, इनमें आपको 2 बात ध्यान रखना है। आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है ग्रामर के बात को, और दूसरा बात ध्यान रखना है वर्ड के सेंस को। जरा समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब हुआ कि मोस्ट सिमिलर या मोस्ट एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें 2 बात देखना है किसी भी वर्ड में। क्या देखना है, एक तो ग्रामर देखना है और एक क्या देखना है, वर्ड के सेंस को देखना है। इसका मतलब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, सपोज दैट अबोरेंट। देखिएगा, अब इसका जवाब आपको अपने आप 2 ऑप्शन यहां से हट जाएगा। क्या होगा पता है, पहले आप ये पता करो कि ये जो अबोरेंट है ये क्या है। क्या है मतलब ये नाउन है या ये एडजेक्टिव है या ये वर्ब है या ये एडवर्ब है। इफ यू वांट टू क्रैक एनी टाइप्स ऑफ वोकेबुलरी सेशन, एट फर्स्ट यू विल हैव टू डिटरमिन दिस 4 वर्ड्स। आपको ये 4 वर्ड के बारे में समझना पड़ेगा पहले। अगर आपको पता चल गया कि ये नाउन है तो आपको ऑप्शन भी नाउन ही चूज करना है, दैट इज सेंस ऑफ ग्रामर। अगर आपको पता चल गया ये वर्ब है तो वर्ब ही चूज करना है। अगर आप सोचो, जरा दिमाग लगाओ, अगर आपको पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की आपको पहचान आ ही गया तो 4 ऑप्शन में से आप खुद ही पहचान जाएंगे कि ए और डी एडजेक्टिव है, तो आप कंफर्म हो जाएंगे ना कि आंसर चाहे कुछ भी हो लेकिन ए और डी में से ही होगा। तो इसका मतलब साफ हुआ कि थोड़ा सा अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो संभावना उत्तर का बढ़ ही जाएगा। तो एक तो ग्रामर का ये सेंस ध्यान रखना है वर्ड मीनिंग को लेकर, और दूसरे सेंस ये ध्यान रखना है कि वर्ड का सेंस क्या है। वर्ड का सेंस का मतलब देखिए, सी का मतलब भी देखना होता है, विजिट का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है, लियर का मतलब भी देखना होता है, एंगल का मतलब भी देखना होता है, पीप का मतलब भी देखना होता है, स्टेयर का मतलब भी देखना होता है, ऑगल का मतलब भी देखना होता है, सी ऑफ का मतलब भी देखना होता है, व्यू का मतलब भी देखना होता है। अब इतने सारे देखना है, बट ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड इज डिफरेंट यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। जितने भी मीनिंग है ना, सबका यूज एक सेंटेंस में नहीं होगा, सबका वर्ड का यूज एक सेंस में नहीं होगा। आपको इस टाइप के वर्ड्स का सेंस देखना पड़ेगा, और जैसे कोई विद्यार्थी सेंस समझ जाएगा तो एसएससी सीजीएल में 40 नंबर वैसे लेके आ जाएगा। क्योंकि आजकल जो एक टॉपिक है दैट इज नॉन एज क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट में ये सिर्फ और सिर्फ वोकेबुलरी का ही योगदान है। 2012-13 से पहले फिल इन द ब्लैंक में ईजेएमआर वाजवर आ जाता था,
लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, तो इस टाइप के वर्ड्स को देखना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर स्टेयर है, स्टेयर का मतलब देखना तो हुआ, लेकिन कैसे देखना हुआ, आप किसी की तरफ मान लीजिए गुस्से में देख रहे हैं तो होता है स्टेयर, अगर आप मुस्कुरा कर देखेंगे तो होता है ऑगल। ये सेंस ऑफ वर्ड्स जब तक आप नहीं समझेंगे, आप वर्ड के सेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो वोकेबुलरी की पहली जो हमारी क्लास होगी, कल की क्लास जो हम लास्ट में आपको बताएंगे, उसमें मैं आपको वर्ड मीनिंग बनाना ही सिखा दूंगा। एट फर्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो क्लास होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आप किसी भी वर्ड को नाउन कैसे पहचानेंगे, जब तक आप नाउन नहीं पहचानेंगे तब तक वर्ड्स आप नहीं समझ पाएंगे। पता है क्यों? देखो अब कुछ विद्यार्थी क्या करता है, डेफिनेशन याद करने लग जाता है कि व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। अब एक बात बताओ, व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, नो डाउट सही है, लेकिन इससे एक भी वर्ड मीनिंग क्लियर नहीं होगा। वस्तु में मान लीजिए टेबल आएगा तो टेबल बताओ सिनोनिम में पूछेगा कि कोई नहीं पूछेगा। व्यक्ति में क्या आ गया, रमेश आ गया, अब रमेश कोई पूछेगा क्या। स्थान में जोधपुर आ गया, जोधपुर कोई पूछेगा क्या। तो ये सब आते नहीं है। इसका साफ मतलब हुआ कि इफ यू वांट टू क्रैक वोकेबुलरी सेशन, आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगा सिंपल सी बात, क्या कि किसी भी वर्ड के अंत में नेस देख लो, नाउन कह लो। किसी भी वर्ड के अंत में आप ITY देख लो, नाउन कह लो। ION देख लो, नाउन कह लो। TION देख लो, नाउन कह लो। TUDE देख लो, नाउन कह लो। TUTE देख लो, नाउन कह लो। तो ये कोई भी बच्चा आराम से देखकर पहचान जाएगा कि नाउन है, और जैसे पहचान जाएगा वर्ड्स के सेशन को आराम से क्लियर कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो आप ध्यान रखना सब लोग, क्लास को मिस मत करो। अब कल से जो हमारा सेशन होगा वो 20 मिनट तो हम लोग डेली ग्रामर पढ़ेंगे और लास्ट के 10 मिनट डेली वोकेबुलरी पढ़ेंगे, और दोनों तरीकों को इस तरीके से पढ़िए ताकि जल्दी से जल्दी आपका क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक यू टाइम।